ये जो हम लोग फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर है 6 है क्या, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को समझाने के लिए इस इमेज को मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो ह्यूमन बॉडी देख लीजिए ह्यूमन बॉडी कैसे होती है। ये पूरा माउथ वाला रीजन हो गया, यहाँ पे माउथ वाला रीजन दिया है, उसमें टीथ वाला रीजन है, टंग रहेगी और एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक पाइप जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं ऑसोफेगस, जिसके थ्रू भोजन जो होता है ऐसे यहाँ पे आके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे कहते हैं स्टमक इसे कहते हैं स्टमक हो गया। फिर उसके बाद है ये पाइप आगे बढ़ती है जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये जब बढ़ेगा तो इसे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाता है। ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, फिर आगे ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा जिसे गॉल ब्लैडर कहेंगे, और एक पैंक्रियाज है यहाँ पे लीव जैसी स्ट्रक्चर में पैंक्रियाज रहेगा। और यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया, रेक्टम, और लास्ट में एनस के रास्ते से जो है कि बॉडी आगे रिलीपन हो जाता है। एनस से जहाँ से हम लोग एक्सक्रीटा पास करते हैं। ये हो गया। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि इस चैप्टर में जो है कि टिश्यू जो है वो आप लोगों को क्लियर और कंफर्म हो जाए। अभी हम और भी दिखाएंगे, 2-3 इमेज दिखाएंगे, उसी के थ्रू हम आगे फिर जाके बात करेंगे। ह्यूमन स्ट्रक्चर एक आप लोगों को ओवरऑल क्लियर हो गया होगा कि माउथ कहाँ पे है, माउथ के आगे टीथ है, फिर टंग है, फिर उसी में एक पाइप जैसी संरचना होगी जहाँ से भोजन जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। उस बैग को स्टमक कहते हैं एक्चुअल में। और ये जो पाइप जैसी संरचना होती है इसे कहते हैं ऑसोफेगस कहते हैं, जिसके थ्रू जो है कि हम लोग भोजन जो चबाते हैं वो जो है कि स्टमक में जिस पाइप के थ्रू जाता है उसे कहते हैं ऑसोफेगस हो गया। फिर फिर वो पाइप जो है कि आगे कंटिन्यू करती है तो उसे इंटेस्टाइन कहते हैं, आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हो उसे कहते हैं, में डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ और ऑर्गन दिखा रहा है, इसे लीवर कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा संरचना होती है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, पीछे एक पत्ती जैसी संरचना इसके पीछे दिखाई दे रही है जस्ट, उसे हम पैंक्रियास कहते हैं। अपेंडिक्स है, एक अपेंडिक्स छोटा सुखार, यहाँ पे अपेंडिक्स दिख रहे हैं, रेक्टम दिख रहे हैं, एनस। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। और हम दिखाएंगे आपको ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। यहाँ पे हमारा हार्ट दिख रहा है, ये हार्ट रहा। यहाँ से जो है कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि ये जो आर्टरी है जो कि रेड है, ब्लड को हार्ट से अन्य पार्ट में लेकर जा रही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये लंग्स वाला पार्ट है जहाँ पे जो है कि जहाँ पे लंग्स वाला पार्ट है जहाँ पे ब्लड जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हार्ट से लंग्स को ब्लड जा रहा है। और देखेंगे फिर यहाँ हार्ट से ब्रेन को ऊपर ब्लड जा रहा है। देखिए ब्रेन को ब्लड जा रहा है। फिर इस हार्ट से जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट में जो है कि 2 तरह का ब्लड होता है। एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे हैंड में, हाथ में, आर्म और फोर आर्म में ब्लड जा रहा है। इसी तरह पूरा जो एब्डोमेन पेट वाला भाग है वहाँ पे ब्लड जा रहा है। फिर उसके बाद फीमर होते हुए पैर में ब्लड जा रहा है। फिर यहाँ से जो ब्लू कलर के आप लोग पाइप की तरह संरचना देख रहे होंगे उससे ब्लड जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ख़त्म है वो फिर से यहाँ पे आ रहा है वो हार्ट के पास। फिर हार्ट क्या करेगा, हार्ट के यहाँ से आने के बाद वो जाएगा लंग्स के पास। हार्ट के पास आने के बाद यहाँ से देखेंगे ना, हार्ट के पास आएगा, फिर ये भेजेगा उठा के लंग्स को दे देगा। लंग्स से फिर ऑक्सीजन ली जाएगी, फिर जिसके कारण ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो लाल ब्लड का कलर जो है कि मोर रेड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर। फिर वो हार्ट से होकर पूरी बॉडी को पास होता है। ये पूरी संरचना दिखाने का मतलब है मैं आपको टिश्यू जो है ये चैप्टर समझा ले जाऊँ। एक देख लीजिए ये ओवरऑल, मैं इससे पहले एक और फिगर दिखाया उसे देखेंगे। और ये ह्यूमन है, ह्यूमन में ऐसे ब्लड जो है कि बॉडी के अन्य पार्ट में ऐसे पंप किया जाता है। हार्ट है, फिर ये आपका दिख गया लंग्स है, यहाँ पे एब्डोमेन वाला है, यहाँ पे अन्य पार्ट भी दिखेंगे जैसे कि इससे पहले वाले में दिखा था, यहाँ पे लीवर दिख रहा था, और यहाँ पे पैंक्रियाज, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी चीज़ें दिख रही थी। आगे मैं कुछ और इमेज दिखाऊंगा, उसे ध्यान से देखिए। देखिए ये, ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन में ऐसे ब्लड जो है कि बॉडी के अन्य पार्ट में ऐसे पंप किया जाता है। हार्ट है, फिर ये आपका दिख गया लंग्स है, यहाँ पे एब्डोमेन वाला है, यहाँ पे अन्य पार्ट भी दिखेंगे जैसे कि इससे पहले वाले में दिखा था, यहाँ पे लीवर दिख रहा था, और यहाँ पे पैंक्रियाज, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी चीज़ें दिख रही थी। आगे मैं कुछ और इमेज दिखाऊंगा, उसे ध्यान से देखिए। देखिए
यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लड पंप कर रहा था। यहाँ से हार्ट से ब्लड उठ रहा था, उठ के आ रहा था यहाँ पे। रिब केज दिखा रहा है जिसमें रिब केज वो संरचना है जिसमें सभी जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं वो छिपे रहते हैं, या फिर बचा के रखने का एक तरीका होता है। यहाँ पे लीवर इससे पहले दिखाया, वहाँ पे भी ब्लड की सप्लाई, पीछे जो हार्ट रहेगा वो लीवर को भी ब्लड की सप्लाई करेगा। ये छोटा सा गॉल ब्लैडर दिख रहा है। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मोटी वाली जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन कही जाती है, जो स्मूथ पतली वाली उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आपका रेक्टम हो गया, ये रेक्टम हो गया, ठीक है। ये तो देख लिए हैं, इसे देखे हैं, ये देख लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंग्स देख लीजिए, लंग्स, ये रिब्स हैं जो लंग को कवर किए हुए हैं। लंग को ये ट्रैकिया है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आता है बॉडी में, ऑक्सीजन आता है फिर यहाँ से ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स में इसका, लंग्स का क्या काम है, ये जो लंग्स का काम होता है ना, लंग्स का काम होता है कि जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाके इसी में स्टोर होती है, इसी लंग्स में स्टोर होती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है कि ये वाली ऑक्सीजन लोड कर दी जाती है पाइप के थ्रू उसमें ब्लड में। फिर ब्लड जो है कि जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी बॉडी की हड्डियों की संरचना है। ये हड्डियाँ ऐसी होती हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्री है जो गर्दन वाली होती है, ये थोरेसिक वर्टिब्री है। यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक है। फिर लंबर वाली वर्टिब्री है जिसे रीढ़ की हड्डी हम इन जनरल कहते हैं, ये सैक्रम वाली है। ये इलियम है, इलियम, ये प्यूबिस, एशियम, ये फीमर वाली पैर वाली बोन हो गई। ये देखिए मैं बोन दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने इससे पहले क्या दिखाया, इससे पहले ये देखिए बोन मैंने दिखाया आपको, दिखाया यहाँ लंग्स दिखाया, उसे रिबकेज पकड़े हुए, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दिखाया जिसके थ्रू जो है कि जिसके थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में आता है। ये देखें हम लोग देखें हार्ट, देखें हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप एक अलग दूसरी चीज़ है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है पाइप के थ्रू बॉडी के अन्य ऑर्गनों में। ये क्या है, ये अन्य ऑर्गन देखें, जैसे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग देखें, मोटी मोटी रस्सी की तरह दिख रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखें, स्मूथ रस्सी की तरह दिख रही है। हम लोग देखें डायफ्राम, ये लीवर देखें यहाँ पे छोटा सा ऐसे, ये सब लीवर का पार्ट है। ये देख रहे हैं, ये लीवर मैं बोला हूँ अभी, ये स्टमक बोला हूँ, ये पैंक्रियाज, ये सब संरचना हमारी बॉडी में ही है। आई होप आप लोग अब रिलेट कर पाएंगे। हमारी बॉडी में देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, हमारी बॉडी में ना एक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, उसमें नर्व सेल होती है। नर्व सेल का काम होता है इन्फॉर्मेशन को, जैसे यहाँ पे चींटी बैठी है जिसका पता इसी नर्व सेल के द्वारा लगता है। ये देख रहे हैं जैसे लाइन बिछाई गई है पूरा तार, और यहाँ पे ब्रेन को कनेक्ट किया जाता है। ब्रेन और ये जो है इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट किया जाता है। ये जैसे यहाँ पे पैर में कुछ काट लिया तो हमें तुरंत ब्रेन में पता चलता है। ये किसके थ्रू पता चलता है, इसी जो है कि नर्वस सिस्टम के द्वारा या फिर नर्व सेल के द्वारा पता चलता है। हमारे शरीर में ऐसी संरचना है, देखिए। जी, ये सेल है, ये हमारी बॉडी में एक एक सेल है। सेल जो है कि एक, देखिए अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। सेल से हम लोग जाएंगे टिश्यू। देखिए एक सेल है यहाँ पे, जैसे इसी की तरह की 8, 10 या फिर 15 या फिर 300 ऐसे सेल की नंबर की संख्या बढ़ा के जो है कि सेल से बनता है टिश्यू। सेल से, ओ नो, रुकिए व्यवस्था करते हैं। लैपटॉप चार्ज लग गया है। सेल से अब मिलेगा हम लोगों को टिश्यू, यानी कि सेल की संख्या बढ़ी है। ये जो सेल थी इसी सेल की संख्या बढ़ी और हम लोगों को टिश्यू मिल गया। जब ये पूरा टिश्यू है, और ऐसे ही जब टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ये मिल गया, एक स्टमक वाला बन गया, ये बन गया ऑर्गन। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, बनेगा। फिर ऑर्गन से जैसे कि ये यहाँ पे अब आके स्टमक सेट हो गया, स्टमक यहाँ पे सेट हो गया, एक स्टमक। ऐसे ही यहाँ से ये सेल है, सेल अगर मान लीजिए ये सेल है, सेल से कोई दूसरा टिश्यू बना, टिश्यू इस टिश्यू से कोई दूसरा ऑर्गन बना। मैं सपोज़ कर लेते हैं ये बन रहा है लीवर वाला, यहाँ पे लीवर वाला बन रहा है।
ऑलमोस्ट लीवर की तरह लग रहा है, लीवर वाला बना, अब जाके इसमें सेट हो गया। यानी कि सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू सेल से एक तरह का टिश्यू बना, टिश्यू, ये मैं टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गन, ये ऑर्गन जाके सेट हो गया। ये एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है जिसे लीवर कहते हैं। मैं इससे पहले वाले में दिखाया हूँ, लीवर कह रहे हैं। और ये स्टमक हो गया, यहाँ पे जो मोटी रस्सी की जैसी संरचना होगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे है रेक्टम, फिर लास्ट में एनस है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कि ह्यूमन बॉडी में सेट है, ह्यूमन बॉडी में सेट है। और ये सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसी चीज़ को मैं इस फिगर की दूसरे फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये सेल है, हमारी बॉडी की एक सेल है, सेल से बनता है टिश्यू। सेल जो है कि ढेर सारी सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल होंगी। एक सेल है, मान लीजिए इसकी संख्या 50 हो गई, 50 ग्रुप ऑफ सेल है किसी एक फंक्शन को, मतलब कि कोई एक काम आप पकड़ लिए, भोजन को पचाने का काम, तो ये आके टिश्यू बनाएंगे। और ऐसे ही ढेर तरह से टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं। ये रहा स्टमक, ये रहा स्टमक, स्टमक, स्टमक। इसे अब ये स्टमक एक ऑर्गन है। ये जो पाइप इसे कहते हैं ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। यहाँ पे जो है कि इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है कि कई चीज़ें मिलकर, जैसे कि ऑसोफेगस हो गया और स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी चीज़ें मिलकर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करती हैं। ऑर्गन सिस्टम को एक बार फिर से समझिए। ये जो पाइप है जिससे हम लोग भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद जो निकलते हैं भोजन, वो जिस पाइप के थ्रू स्टमक में आता है, ये जो स्टमक ऑर्गन है, एक स्टमक में आता है, उसे कहते हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस भी एक ऑर्गन है, ऑसोफेगस भी एक, ये जो पाइप है इसे कहते हैं ऑसोफेगस, ऑसोफेगस ये भी एक ऑर्गन है। फिर एक ऑर्गन स्टमक मिला, अगला ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन मिला, यहाँ पे एक और ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन मिला। कई ऑर्गन एक साथ जब मिलते हैं, कई ऑर्गन जो एक साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम बन गया है पूरा। और उसी के साथ बनता है लास्ट में ऑर्गेनिज्म, एक पूरा पूरा जीव। यानी कि पहले रहेगा सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक साथ ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जिसे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वही बात फिर से, सेल रहेगा, सेल ढेर सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू फिर उसके बाद ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जो है कि जाके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये वैसे ही जैसे कि अभी हम लोगों ने एक स्टमक देखा था, वैसे ही कि ब्रेन भी एक क्या है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है। और ये स्पाइनल कॉर्ड भी एक ऑर्गन है। और ये देखिए नर्व, ये जो नर्व फाइबर होते हैं ये भी एक सेल से मिलकर बनने वाले, ये भी एक ऑर्गन है। ढेर सारे ऑर्गन मिलकर पूरा पूरा एक नर्वस सिस्टम, सूचनाओं को ले जाने और लाने का काम कर रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना दिए हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये एक एनिमल सेल, टिपिकल एनिमल सेल दिखा रहा है, और ये प्लांट सेल, और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि इस स्ट्रक्चर से आप लोग सीखेंगे कि एक यूनिसेलुलर, एक जो सिंगल सेल होती है वो सभी काम करने की क्षमता रखती है। ये पूरा पूरा जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया है, जैसे कि अभी हमने ह्यूमन की बॉडी दिखाई है, तो उतनी बड़ी बॉडी एक जैसे कि उतनी बड़ी बॉडी किसी एक काम करती है, उसी तरह ये जो एक छोटी सी बॉडी एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल सभी काम करती है, और इसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बैक्टीरिया तो पर सभी काम कर ले जा रहा है, इसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, ये इस पे बात हो गई है। स्केलेटल सिस्टम, ये लंग्स भी एक ऑर्गन है हमारा, ट्रैकिया हो गया है, ये सब लंग्स भी एक ऑर्गन है। और यहाँ पे हार्ट ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है। यहाँ इस पे बात हुई, इस पे बात हुई है, ठीक है। अब आ गए हम अपने चैप्टर पे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि पहले होता है सेल, सेल होती है, सेल जो है कि ये देखिए एक सेल है, मान लीजिए ऐसी 10 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 10 सेल मिलकर अगर ग्रुप ऑफ सेल हैं किसी एक फंक्शन को, डाइजेशन यानी कि भोजन को पचाने का काम करने लगती हैं, तो इसे हम कहेंगे टिश्यू, टिश्यू।
टिश्यू और ये अब एक ऑर्गन को अब ढेर सारी टिश्यू ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऐसे इसी की तरह डाइजेशन से रिलेटेड अलग अलग टिश्यू मिलकर ढेर सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे जिसे स्टमक स्टमक कह सकते हैं। एक ऑर्गन, एक ये बात हो गई। दूसरी देखिए, एक ये सेल है, एक सेल है। अब ढेर सारी सेल, एक तो नंबर में ढेर सारी सेल जो है कि मिलकर किसी फंक्शन को, ढेर सारी सेल मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, जैसे कि रिस्पायरेशन, सांस लेने से अगर स्पेशलाइज हो जाए कि हम सभी सेल मिलकर अब जो है कि सांस लेने के लिए स्पेशलाइज हो गई हैं, तो यानी कि मतलब ये अब सेल, ग्रुप ऑफ सेल एक किसी फंक्शन को लेकर स्पेशलाइज हो गई हैं, जिन्हें कहेंगे टिश्यू। ये सेल है, सेल्स का वो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है, उसे कहते हैं टिश्यू। और इसी टिश्यू से ऑर्गन का जन्म होता है, जैसे कि हम लंग्स कह सकते हैं, लंग्स, जिसे हम लंग्स कह सकते हैं। लंग्स का क्या काम है? अगर लंग्स हो गया, ये मतलब कि सेल है, सेल का ग्रुप अगर स्पेशलाइज्ड हो जाए, सेल की नंबर बढ़े और सेल का ग्रुप जो है, सेल का ग्रुप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उसे कहते हैं टिश्यू। ये बात हम सेल और टिश्यू बता दिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एक और शब्द पड़ेगा, उसका नाम है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो एक लाइन आएगी इसमें कहेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव जंतु। एक लाइन स्टेटमेंट आएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कि उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। तो जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अभी तक हम लोग जान गए होंगे कि मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि सेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मैच्योर होते हैं। जैसे कि हम लोग भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं जिसमें सेल की संख्या मिलियंस में होती है। और एनिमल्स में आगे घोड़ा भी मल्टी सेलुलर है, हाथी भी मल्टी सेलुलर है, पेड़ पौधे भी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर तो हो गए जिसमें सेल की संख्या ज़्यादा होती है। और इसी में कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमन हो गया और हॉर्स हो गया, रुको यार नहीं, ड्रॉ कर दें क्या, ह्यूमंस हो गया और फिश भी मल्टी सेलुलर में आएगी, ये आसान है। फिश भी मल्टी सेलुलर में आएगी। और जो है कि डॉग भी मल्टी सेलुलर में आएगा। हॉर्स भी मल्टी सेलुलर में आएगा। हॉर्स भी मल्टी सेलुलर में आएगा। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है कि मल्टी सेलुलर में आएंगे। तो इसी में एक स्टेटमेंट है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सभी ऑर्गन का डिवीज़न ऑफ लेबर है। सेल्स का और ऑर्गन्स का जो है कि अपना अपना काम बटा रहता है। जैसे कि अगर हम किसी बारात को अगर इमेजिन करिए, बारात में क्या होता है? बारात में होता है कि हलवाई का काम, कुछ लोग 8-10 लोग मिलके हलवाई का काम करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ सेल से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल 8-10 लोग हैं, वो हलवाई का काम कर रहे हैं। यानी कि 8-10 लोग किसी एक पर्टिकुलर काम को लेकर फिक्स हो गए हैं। यानी कि ये जो ग्रुप है इसे हम टिश्यू की तरह मान सकते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल हैं जो किसी एक फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। 8-10 लोग हैं जो हलवाई का काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। एक बात तो ये हो गई। और उसी में देखेंगे कि कुछ लोग टेंट से रिलेटेड या फिर सजावट से रिलेटेड काम करेंगे। उन्हें जो है कि विवाह में, मैरिज में और कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं आता। यानी कि वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं सजावट के काम को लेकर। यानी कि 15-20 लोग हैं जो सजाने के काम को लेकर स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है कि जो है कि ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू होता है वो किसी एक काम को लेकर स्पेशलाइज्ड हो जाता है, किसी एक काम को लेकर स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जैसे कि हमने हलवाई का एक एग्जांपल लिया। हलवाई में 5-10 लोग हैं जो कि खाना बनाने को लेकर स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। उन्हें पूरे और बारात में क्या हो रहा है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर उसमें उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। उसी तरह जो है कि सजावट करने वाले हो गए हैं। और कुछ लोग डीजे से रिलेटेड होते हैं, डांस वांस से रिलेटेड होते हैं, कुछ लोग जनरेटर से रिलेटेड होते हैं।
ऐसे ही देखेंगे तो अलग अलग जो ग्रुप है अलग अलग काम को कर रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि खाना को सर्व करते रहते हैं, देखेंगे मतलब कि उन्हें केवल सर्व करना है। अगर भोजन है तो सर्व करेंगे, पूछेंगे वो सर्व करने का काम करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं कि जब बारात आती है तो एंट्री के समय जो कि स्वागत के लिए होते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो एक पूरी बारात को अगर देखेंगे तो सबका अपना अपना काम जो है कि फिक्स है, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये सबका अपना अपना काम फिक्स है। जैसे कि दूल्हे के दोस्त जो होते हैं उसका काम है कि उसका काम होता है कि वो जो है कि दूल्हे के साथ रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे कब क्या क्या खाना चाहिए पीना चाहिए उसकी व्यवस्था करवाएंगे। और जो है कि दुल्हन होती है उसकी सहेलियाँ होंगी, उसका ख्याल रखेंगे, उसका ये काम होता है। पिताजी जो होते हैं उनका काम होता है कि बारात समय से पहुँची कि नहीं पहुँची, बारात लेट क्यों है, उनका ये काम होता है। कोई मतलब कि मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। वो 3 लोग होंगे, फूफा होते हैं, मामा होते हैं और दूल्हे के पिता होते हैं, ये इतने लोग होते हैं, ये मैनेजमेंट का काम देखते हैं। ऐसे ऐसे देखेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स अगर हम बॉडी की देखें तो जैसे कि 8-10 लोगों का या फिर कहीं पे 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया, कहीं पे 5-6 लोगों का बनाया, कहीं पे 6-7 लोगों का बनाया। ऐसे ऐसे ग्रुप में बँट के सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। इसी को हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। यानी कि इन लेबरों का जो है कि काम डिवाइड कर दिया गया है, डिवीज़न ऑफ लेबर है। ये तो शादी के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई। अगर हम बॉडी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें भी सेम ही होता है, इसमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जैसे कि जो कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज़ हो जाते हैं किसी एक काम को करने के लिए। जैसे कि जो सेल भोजन को पचाने के लिए इन्वॉल्व है, जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू देखिए एक सेल होती है, जब सेल का ग्रुप बन जाता है ग्रुप ऑफ सेल और किसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है तो उसे कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू जो होते हैं अपने काम को लेकर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इन्हें किसी और के काम से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें किसी और के काम से कोई मतलब नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। और एक मैं और शब्द बताया हूँ, डिवीज़न ऑफ लेबर का होना। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है कि अपना अपना काम करने को लेकर स्पेशलाइज्ड हो गए, उसी कह रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर। बाकी आप लोग देखिए, वीडियो रिकॉर्डेड है। डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जैसे कि हम किसी मार्केट में गए हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो जो हलवाई वाले काम है, हलवाई की दुकान पे जितने लोग हैं उन्हें बस हलवाई के काम से मिठाई बनाने, मिठाई को बेचने, मिठाई कब तैयार है, दूध को कब फाड़ना है या फिर चीनी कब कम बेसी करना है, ये सब काम जो है कि हलवाई की दुकान से रिलेटेड है। यानी कि कुछ ग्रुप है जो केवल हलवाई का काम करता है। वहीं पर आप कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि कंप्यूटर रखा 2-3 लोगों जो कि प्रिंट निकालने, फॉर्म भरने से रिलेटेड काम करेंगे। यानी कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। और उसी में देखेंगे तो एक किराना स्टोर होगा जिसका काम होता है घरेलू चीज़ों को, चीज़ें जो लगती हैं जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया और जितनी चीनी हो गई, ये सभी चीज़ें जो है कि किराने की दुकान पे मिलेंगी। ऐसे मेडिसिन की दुकान होती है। यानी कि देखिए, मैं सब कुछ मिला के बस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल जब स्पेशलाइज्ड हो जाती है किसी एक काम को लेकर तो उसे टिश्यू कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2 बात हो गई, सेल टिश्यू, ठीक है। तीसरी मैं बात समझाना चाहता हूँ कि जो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। यानी कि किसी एक काम को करने की सबका अपना अपना काम बटा है और उस काम को करने के लिए 8-10 लोग हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सबका अपना अपना काम बटा है, उसी कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। समझ में आ जाए यार प्लीज़, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर मतलब कि और बढ़िया समझाने का प्रयास करूँगा। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, इससे जो पहले चैप्टर हमने सब पढ़ा था, वी रिकॉल दैट द आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। ये हमने इससे पहले वाला जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे हम लोगों ने जब बात की थी सेल वाले पे, तो उसमें उससे रिलेटेड ये बातें हैं। अगर नहीं देखे तो वीडियो जाके देख लीजिए, हैं अपलोडेड हैं।
फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, इससे लास्ट चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में, वी रिकॉल दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म बाई ए सिंगल सेल, ऑल बेसिक फंक्शन। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में जो है कि सांस लेने के लिए नाक है और उससे रिलेटेड आपका लंग्स मिल जाएगा, और जैसे कि ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, और सोचने के लिए ब्रेन है। ये सभी चीज़ें जो है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाई हैं, यानी कि अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। अगर हम अपनी बात करें, ऐसे ही प्लांटों में भी अलग अलग ऑर्गन होता है अलग अलग काम करने के लिए। पर जो यूनिसेलुलर होते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि यूनिसेलुलर होते हैं वो सभी फंक्शन, जो भी जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं, इन सभी फंक्शन को करने के लिए केवल एक सिंगल सेल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक सिंगल सेल उनमें इतनी कैपेबल होती है कि सभी बॉडी के सभी फंक्शन को कर ले जाएगी। वही बात लिखी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सिंगल सेल वाले, एक ही कोशिका वाले, ए सिंगल सेल, उसमें एक जो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। जितना भी बेसिक फंक्शन होता है, जैसे कि बेसिक फंक्शन वही मैंने कहा है ना, फूड को लेना, उसे डाइजेस्ट करना, और जो है कि हम लोग जैसे कि सांस लेते हैं तो उनमें भी ऐसी व्यवस्था होगी रिस्पायरेशन करने की। हम लोगों में ब्लड पंप होता है, उनमें भी फ्लूइड होता है, इधर से उधर मूव करता है, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इन सभी काम को करने के लिए उनमें जो है कि एक सिंगल सेल ही काफ़ी होती है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऑल बेसिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल दिया अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में ए सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, वही जो सेल है एक सिंगल सेल, जैसे कि हमारे में देखा जाए तो हम लोग पैर से चलते हैं, और ये जो पैर हैं इसमें बोन की सेल है, बोन यानी हड्डी को बनाने के लिए भी सेल लगी है। इसमें मसल सेल लगी, उसमें ब्लड की सप्लाई है। यानी कि केवल मूवमेंट के लिए अगर हम देखें तो किसी एक चीज़ को अगर हटा दें हमारी बॉडी से तो मूवमेंट बॉडी का पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ब्लड वाले हटा दें तो, पर हम लोगों में बात हो रही है जो हम लोग बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, पूरी तरह से जो डेवलप ऑर्गेनिज्म है। पर जब ये बात आती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा में वही जो एक सिंगल सेल होगी, अमीबा में जो एक सिंगल सेल होगी, वही सिंगल सेल जितने भी बॉडी के फंक्शन होंगे, जैसे कि मूवमेंट का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, इनटेक ऑफ फूड को लेने का, एंड गैसियस एक्सचेंज, और एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसे बाहर एक्सक्रीट आउट करने का, बाहर निकालने का जो भी काम होगा वो एक सिंगल सेल कर ले जाएगी। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा, जितने भी, पहला पॉइंट यहाँ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा अमीबा के बारे में। अमीबा में जो है कि एक सिंगल सेल ही कैरी आउट करती है मूवमेंट का, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, और यही फूड को इनटेक करने का काम भी करती है, और गैसेस एक्सचेंज करने का काम एक सिंगल सेल करती है। एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी में जितने भी वेस्ट बनते हैं, जैसे कि हम लोगों में के बॉडी में वेस्ट बनते हैं, जैसे कि पेशाब करने जाते हैं, ये सब जो पसीने हैं बॉडी के निकलना, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलना, इन सभी का निकलना जो है कि एक सिंगल सेल अमीबा कर ले जाएगी, एक सिंगल सेल से ही कर ले जाएगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बात की जाए, जैसे हम लोगों की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की बात कर रहा है, जानवरों की बात कर रहा है, ये सब जो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी जो होती है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। इनकी बॉडी, जैसे कि हम लोगों की बॉडी की बात कर रहा है, एनिमल, जानवरों की बॉडी की बात कर रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। कोई एक सिंगल सेल वाला काम नहीं है इसमें जो है कि ढेर सारा मिलियंस ऑफ सेल्स का कंट्रीब्यूशन है, जिससे हमारी पूरी बॉडी दिखती है। जो बॉडी हमारी दिख रही है इसमें ढेर सारी सेल का योगदान है जिससे मिलकर बनी है। मोस्ट ऑफ सेल, और इनमें जो ढेर सारी सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। और इसमें से हमारी जो बॉडी है, कह रहा है कि इसमें से मोस्ट ऑफ दीज सेल, यहाँ पे देखिए
मोस्ट ऑफ दिस सेल, इन सेलों में ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड, यानी कि स्पेशल हो गई हैं टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, यानी कि अब वो सेल वही काम करती हैं। जैसे कि हमारी आँख की जो सेल है, आँख की सेल जो है कि केवल देखने का काम कर सकती है, देखने से रिलेटेड जो है चीज़ें का काम कर सकती हैं। आँख की जो सेल है, आँख की सेल है, ये जो है कि सूंघने का काम नहीं कर सकती। जो सूंघने का काम है वो नॉस्ट्रल से रिलेटेड है, नाक से रिलेटेड है हम लोगों के। और टेस्ट का पता लगाने के लिए ये सेल जो है कि जीभ की जो टंग की जो है सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं कि कोई किसी भी तरह का स्वाद सिर्फ मैं बताऊंगी, मुझे सांस लेने से कोई मतलब नहीं है, देखने से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जैसे कि मसल सेल है, उसका सिर्फ और सिर्फ काम उसका सिर्फ और सिर्फ काम कॉन्ट्रैक्शन का होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ काम कॉन्ट्रैक्शन का होता है। जैसे कि उंगलियों का कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर उंगलियों का रिलैक्स करना, बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये जो है कि मसल सेल का काम होता है, मसल सेल का काम होता है। वही बात एक बार फिर से देखिए, समझने में आसानी होगी। बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल जो होती हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ दिस सेल, इनमें से ज़्यादातर सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करने के लिए ये सेल अब स्पेशलाइज्ड हो गई हैं ज़्यादातर सेल। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ईच प्रत्येक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, ये जो है कि अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किया जा रहा है। ये जो प्रत्येक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है उसे करने के लिए, प्रत्येक फंक्शन करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल क्या, ग्रुप ऑफ सेल कोई एक सिंगल सेल नहीं है हमारी, जैसे कि माउथ में जो जीभ है जो टेस्ट बताती है, उसमें किसी सिंगल सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें देखेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ढेर सारी सेल्स रहेंगी जो मिलकर सिर्फ एक काम, टेस्ट को बताने का काम करेंगी। ठीक है, वैसे ही देखिए जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है बॉडी में ब्लड को पंप करता है, न्यूट्रिशन को भेजता रहता है यहाँ से वहाँ तक, ब्लड को पंप करने का काम जो करता है, उसमें भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। ग्रुप देखिए, एक बात को ध्यान रखिए, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं किसी फंक्शन को करने के लिए, स्पेशलाइज्ड हो गई हैं किसी फंक्शन को करने के लिए। स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इज टेकन अप बाय द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। हाँ, इसमें से अब देखिए केवल हार्ट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, हार्ट की जो सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं केवल ब्लड को पंप करने के लिए। सिंस दीज सेल आर कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि सिंस दीज सेल, ये जो सेल के ग्रुप हैं केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही कैरी आउट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, दे डू वेरी एफिशिएंटली, और इस काम में वो काफ़ी माहिर हो गई हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, यानी कि उस काम को सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये सेल केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि ब्लड की जो सेल्स हैं केवल पर्टिकुलर फंक्शन को, ब्लड को पंप करने के लिए परफॉर्म कर रही हैं, और ब्रेन की जो सेल्स हैं केवल इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी जानकारियाँ आती हैं इनके पास उसे उसी हिसाब से एक्शन लेने में या फिर डिसीजन लेने में काम कर रही हैं। सिंस क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो ग्रुप ऑफ ब्रेन में सेल होंगी, सेल नहीं ग्रुप ऑफ सेल होंगे, ब्रेन में जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, उसके कारण दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, और उस काम को काफ़ी एफिशिएंटली प्रभावित तरीके से कर रही हैं। इन ह्यूमन बींग, अगर इंसानों में बात की जाए तो मसल सेल होती है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है, जिससे मूवमेंट होता है। मसल की जो सेल होती है, हाथ में मसल की सेल, पैर में मसल की सेल, जो मसल की सेल होती है उसका सिर्फ एक काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, जिसके कारण से बॉडी में मूवमेंट होता है। बॉडी में, और नर्व की सेल जो है वो केवल मैसेज को लाने ले जाने में क्या काम करेंगे। जो नर्व की सेल है उनका काम देखिए स्पेसिफिक हो गया है, यानी कि विशेष हो गया। नर्व की सेल का एक काम हो गया केवल मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना। और देखिए ब्लड जो है, ब्लड का काम है फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ले जाना, भोजन को ले जाना, हार्मोन को ले जाना, एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का ये जो काम है ये ब्लड के सेल के द्वारा किया जा रहा है। ब्लड के सेल का काम है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लाना, और ऑक्सीजन को बॉडी तक ले जाना, फूड को बॉडी के हर एक सेल के पास ले जाना, और हार्मोन को भी। इसमें देखा जाए जितना हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है कि कह रहा है कि
जो सेल्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। इन प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट में जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर। वस्कुलर टिश्यू शब्द का ही मतलब होता है, जो टिश्यू शब्द है, टिश्यू शब्द का ही मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल होंगी। टिश्यू सेल मतलब एक सेल, फिर 2 3 4 5 6 10 15 500 600, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल रहेंगी और वो मिलकर एक साथ किसी एक काम को ही करती रहेंगी। वो जो सेल हैं मिलकर किसी एक साथ एक ही काम को करती रहेंगी और उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू जो होता है उसका काम होता है कंडक्ट फूड एंड वाटर। फूड और वाटर को जैसे कि प्लांट में, जैसे कि वो जब प्लांट फूड बना देता है तो उसे ले जाके कहीं स्टोर करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी जड़ों से जो है कि वाटर को निकालना और पत्ती तक और अन्य पार्ट तक जहाँ तक उसे ज़रूरत होती है वाटर की वहाँ तक ले जाने का काम कौन से टिश्यू का काम है, वो है वस्कुलर टिश्यू का। इन प्लांट्स में जो है कि वस्कुलर टिश्यू का काम होता है कंडक्ट फूड एंड वाटर। फूड और वाटर को कंडक्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, वो काम करता है प्लांट में वस्कुलर टिश्यू। सो इस तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोगों की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है और एनिमल की बात कर रहा है, जिसमें की बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। सो इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीज़न ऑफ लेबर, उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। इस तरह जो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जा रहा है। डिवीज़न ऑफ लेबर होने का मतलब हुआ कि जैसे कि सेल्स का कुछ ग्रुप किसी एक काम को कर रहा है, सेल्स का कुछ जो दूसरा ग्रुप है किसी दूसरे काम को कर रहा है, सेल का जो तीसरा ग्रुप है किसी तीसरे काम को कर रहा है। इस तरह जो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जा रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाएगा। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी। वही बात है, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन, ये जो सेल हैं स्पेशलाइज हो गई हैं इन फंक्शन, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, आर ऑफन ग्रुप टुगेदर, और एक ग्रुप बना ली हैं बॉडी में, और बॉडी में है जो कि ग्रुप बना के बैठी हैं, यानी कि जो है कि ग्रुप बना के बैठी हैं और किसी एक फंक्शन को करने के लिए एक अलग ग्रुप, दूसरे फंक्शन को करने के लिए सेल का दूसरा ग्रुप है। दिस मीन्स दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन बॉडी। बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस पे, जैसे कि ब्रेन की बात करें, ब्रेन की जो सेल होंगी वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगी। दिस मीन्स द पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाई द क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस इन बॉडी। बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस पे कुछ सेल्स का क्लस्टर होगा या फिर ग्रुप होगा, कह सकते हैं ग्रुप होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिस क्लस्टर ऑफ सेल, और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल हैं इन्हीं को कहेंगे टिश्यू। दिस क्लस्टर ऑफ सेल, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल रहेंगे इन्हीं को टिश्यू कहेंगे। दिस इज अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी टू फंक्शन। ये इस तरह डिजाइन होती हैं और अरेंज होती हैं कि जिस फंक्शन को कर रहे हैं उसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी मतलब कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, किसी तरह की कोई गलती ना हो, किसी तरह की किसी मिस्टेक किए बगैर ये अपने काम को काफ़ी आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कर सकें। कहाँ है यहाँ पे, जैसे कि ब्लड सेल का काम क्या है, ब्लड सेल किस काम के लिए, जो ब्लड में होती हैं, कैपिलरी में जो ब्लड की सेल होती हैं, आरबीसी की बात कर लें, डब्ल्यूबीसी की बात कर लें और प्लेटलेट की बात कर लें, ये जो हैं ये भी एक तरह की सेल ही हैं। ये सेल जो है कि अपने काम को परफॉर्म करने के लिए एकदम स्पेशलाइज हो गई। इनका काम क्या है, काम ये है कि जो है कि नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू जो ऑक्सीजन पहुँचती है फेफड़ों तक, लंग्स तक, उस फेफड़ों में जो ऑक्सीजन पहुंचती है उसे वहाँ से लंग्स से लेकर बॉडी के अन्य टिश्यू तक ले जाने का काम होता है ब्लड का। और काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है हार्मोन का बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, न्यूट्रिशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम होता है। इस तरह जो है कि ब्लड सेल हैं अपने काम को लेकर काफ़ी
स्पेसिफिक हो गई है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो गई है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम की जो सेल होती हैं, फ्लोएम के जो सेल होते हैं उनका काम क्या है? फ्लोएम की जो सेल होती हैं उसका काम होता है, प्लांट्स में फ्लोएम की सेल का काम होता है ये जो फूड का, जैसे कि अगर प्लांट है अपने फूड को प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद इसे स्टोर करना, जो कि प्लांट एडवर्स कंडीशन में जब कंडीशनें सूटेबल नहीं होते हों तो उसका इस्तेमाल कर ले, और या फिर सीड जर्मिनेशन के समय उस फूड का इस्तेमाल कर ले। इसलिए उसे जो है कि फ्लोएम के टिश्यू के थ्रू ही वो प्लांट जब पत्तियों द्वारा बना दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके पत्तियों द्वारा जब फूड बना लिया जाता है तो उसे मूव किया जाता है, किसी दूसरी जगह ले जाने में काम इसी फ्लोएम टिश्यू के द्वारा या फिर फ्लोएम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। इस तरह, और जो मसल सेल का क्या है? मसल सेल्स जो रहेंगी उनका क्या काम है? मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराएंगे, जिससे अलग अलग तरह की मूवमेंट हो सकती है और ये भी एक टिश्यू का एग्जाम्पल हुआ। आगे टिश्यू के यहाँ पे आके डिफिनीसन मतलब कि कंप्लीट करता है, यानी कि ये सब समझाने के बाद जो डिफिनीसन हुई है क्या होगा? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, एंड और वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म से टिश्यू। एक इनका देखिए, टिश्यू के जो होंगे सेल सिमिलर होंगे और एक साथ काम करेंगे, किसी एक फंक्शन को, पर्टिकुलर किसी फंक्शन को काफ़ी अच्छे ढंग से करने के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, वही टिश्यू होते हैं। टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होती है, जो मैं पहले बोल रहा था डेफिनेशन उसे सुन लीजिए। टिश्यू जो है कि ग्रुप ऑफ सेल है जो स्पेशलाइज्ड हो गई किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइम ऑफ टिश्यू? या प्लांट और एनिमल नहीं, ऐसी बात नहीं है। Let us compare their structure and function. Do plant and animal have the same structure? Do they both perform similar function? नहीं, कई जगह डिफरेंसेस मिलेगा। देखिए, नहीं, एनिमल और प्लांट जो है कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर नहीं बने होते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि एनिमल और प्लांट में एक डिफरेंसेस देख लीजिए, क्या क्या डिफरेंसेस है जो इन जनरल हम लोग देखेंगे। जैसे कि एनिमल है लगातार मूव करता रहता है। एनिमल जो है कि अगर देखें अगर हम तो एनिमल को देखेंगे लगातार मूव करता है, और किसकी तलाश में मूव करता है? हो सकता है वो फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, शेल्टर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, या फिर रिप्रोडक्शन या फिर मेट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये जो है कि एक प्राइमरी डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। और वहीं पर जो है कि प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो प्लांट होता है, प्लांट स्टेशनरी होता है, अपने स्थान पर रख के एक ही स्थान पर रह के सही फंक्शन को परफॉर्म करता है। बॉडी में उसके जितने भी फंक्शन करना हो उसके लिए वो कहीं जाता नहीं। ये जो दो मेन डिफरेंसेस हैं कि एनिमल जो है कि मूव करता है ज़रूरत के हिसाब से, और जो है कि प्लांट अपने स्थान पे रहता है। और इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए प्लांट का जो प्राइमरी रोल है कि एक स्थान पे रहेगा और इसका मूव करना है। मूव करके हुए कहाँ? हो सकता है फूड की तलाश में जाए, हो सकता है एनिमल जाए मेट की तलाश में, या फिर शेल्टर की तलाश में, उसे मूव करना ही पड़ेगा एनिमल को। ये बात होगी। और प्लांट को एक जगह स्टेशनरी रहेगा और बाकी जो फंक्शन करे उसे करना है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को मतलब कि स्टेशनरी प्लांट को बनाए रखने के लिए और एनिमल को लगातार मूव करने के लिए जो है कि इनके टिश्यू में डिफरेंसेस हुए हैं कि किसी को मूव करना है, किसी को नहीं करना है। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के डिफरेंसेस हुए हैं। देयर आर द नोटेबल डिफरेंस, कह रहा है कि देयर आर नोटेबल डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट आर स्टेशनरी, प्लांट तो रुके होते हैं, प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स, रुके या फिर फिक्स होते हैं। दे डू नॉट मूव, हाँ ये बात सही है, प्लांट मूव नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो प्लांट आप अपने घर लगाइए, अगले कुछ दिनों में वो दूसरे के घर देखने को मिलेगा, वहाँ पे फल देगा और छाँव भी। सिंस दे हैव टू अपराइट, इस तरह जो है कि प्लांट जो है लगातार बढ़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ जो है कि बढ़ते रहते हैं। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर,
हाँ, ये बात सही है। जैसे कि प्लांट जो है कि लगातार बढ़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, और इतनी चीज़, अगर कोई भी चीज़ इतनी ऊंचाई पे है तो उसे एक मजबूत सपोर्टिव चीज़ चाहिए जो उस प्लांट को उतनी ऊंचाई तक बनाए रखे लगातार। इतनी आंधियों में भी देखा जाए तो प्लांट वैसे ही खड़ा रहता है, यानी कि कुछ तो उसके अंदर इतना मजबूत है जो उसे रोके पड़े है। और इन्हीं सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए टिश्यू में आते हैं डिफरेंस। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। इसके लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर या फिर सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। उस सपोर्टिव स्ट्रक्चर को बनेगा किससे? टिश्यू से, यानी कि सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। द सपोर्टिव टिश्यू इज जनरली डेड सेल। ये जो सपोर्टिव टिश्यू बनेंगे, पहले तो सेल रहेगी, एक सेल डिवाइड करेगी, दूसरी सेल बनेगी, और वो सेल जब मैच्योर हो जाएगी, यानी कि अब इसका काम फिक्स हो गया है। टिश्यू क्या है? टिश्यू वही ना टिश्यू हुआ कि मतलब किसका, टिश्यू का जो है कि ग्रुप ऑफ सेल होती हैं और स्पेशलाइज हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, यही टिश्यू की डिफिनेशन ही है। यानी कि जो टिश्यू, जो सेल और जो टिश्यू जो है कि प्लांट को सपोर्ट करने का काम करेंगे वो हो जाएंगे डेड। द सपोर्टिव टिश्यू, वो टिश्यू जो प्लांट में सपोर्ट करने का रोल करते हैं, सपोर्ट करने का काम करेंगे, जनरली हैड डेड सेल, और वो उसकी सेल जो है कि डेड कर जाएंगी। एनिमल्स ऑन अदर हैंड्स मूव, हाँ बात है, एनिमल्स जो है कि मूव करते हैं अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट और शेल्टर की तलाश में। एनिमल जो होती है, किसी भी जानवर की बात कर लें, जंगल वाली, ये नहीं कि पाल लिए हैं तो उसे देखेंगे, हैं नेचर की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल में देखेंगे तो टाइगर की बात करें, टाइगर जो है कि लगातार सर्च करता रहता है। सर्च हो सकता है वो सर्च कर रहा हो अपने शिकार की, यानी कि फूड की, या फिर वो शेल्टर की तलाश कर रहा है, छिपने की, या फिर छिप के हमला करने की। यदि देखें तो शेल्टर की तलाश कर रहा है वो। उस शेल्टर की तलाश करने के लिए भी उसे मूव करना है। या फिर तेज धूप है, जो रेगिस्तान में लिजर्ट रहती हैं, इन्हें छिपने के लिए चाहिए कोई जगह, तो वो छिपने के लिए भी वो मूव करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उसे छिपने के लिए भी मूव करना पड़ता है। और मेट यानी कि जब ब्रीडिंग पीरियड होता है, एक जैसे कि एनिमल्स में देखेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड होता है, मतलब कि उस टाइम उन्हें ब्रीडिंग करना होता है और उसके लिए भी उन्हें मूव करना होता है। और इन मेनली तीन चीज़ों की तलाश के लिए जो है कि तलाश में एनिमल जो है कि लगातार मूव करता रहता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि एनिमल्स के टिश्यू में, उसी के अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स के टिश्यू में परिवर्तन हुए हैं। और क्या है, और हाँ, एनिमल्स लगातार मूव कर रहा है और उसमें उसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। अगर प्लांट से कंपेयर किया जाए, अगर हम प्लांट से कंपेयर करें तो एनिमल जो है कि ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल्स जो है कि जैसा कि प्लांट जो है, प्लांट को जो सपोर्ट करने वाले जो सेल्स होंगे वो बनने के कुछ समय बाद वो डेड हो जाएंगे। हायर क्लासों में आप 11th में पढ़ेंगे, 11th में जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें डिटेल में है कि बनने के कुछ समय बाद जो है कि डेड हो जाते हैं और वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे एनिमल्स की जो है कि सभी सेल्स लिविंग होती हैं, यानी कि सभी सेल्स लिविंग होंगी, सभी सेल में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा पूरे जीवन भर। मोस्ट ऑफ द टिश्यू, ज़्यादातर टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल जो है कि ज़्यादातर जो टिश्यू कंटेन करते हैं वो लिविंग होते हैं। Another difference between animals and plants is the pattern of growth। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिफरेंट टिश्यू या फिर डिफरेंट टिश्यू का डेवलपमेंट को देख ही रहे हैं तो एक उनके ग्रोथ पैटर्न में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि जो कि अगर प्लांट में ग्रोथ कैसी होगी, प्लांट जो है कि देखिए प्लांट में ग्रोथ ऐसी होगी कि जो प्लांट होता है, मुझे एक प्लेन पेपर चाहिए, प्लेन पेपर, मैं ऊपर चलता हूँ, हाँ यहाँ पे, जैसे कि हम बात कर लें एक प्लांट, एक छोटा सा प्लांट है, छोटा सा, इसकी छोटी छोटी ये रूट्स हैं, ये प्लांट्स है, इसमें अभी लीफ आ रही है,
लीफ आ रही है, लीफ आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये प्लांट में जो है कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, पर्टिकुलर रीजन में होता है। पर्टिकुलर रीजन में होने का मतलब कि अगर देखिए ऐसा इसलिए ऐसे पता चलेगा ना कि प्लांट में जो है कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर रीजन में होगा और उसी रीजन में ग्रोथ होने की वजह से हमें पूरे प्लांट में जो है कि ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर उस रीजन को निकाल दें या फिर हटा दें तो जो पूरा प्लांट है वो सूख जाएगा, यानी कि वो रीजन है तो प्लांट में ग्रोथ है, अगर वो रीजन नहीं है तो प्लांट में ग्रोथ नहीं है। ऐसा देखिए, मान लीजिए ये प्लांट की रूट्स, अगर हम रूट्स को हम लोग काट दें, रूट्स को हम लोग काट देते हैं, कैंची से काट देते हैं। देखिए बस, यानी कि ये जो प्लांट की रूट ग्रो कर रही थी, प्लांट की रूट ग्रो कर रही है तब तो हमें प्लांट में ग्रोथ दिख रहा है तो ग्रोथ इसमें है तो प्लांट में ग्रोथ है। अगर इसे निकाल देते हैं तो प्लांट में ये सब चीज़ें रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रूट नहीं तो प्लांट नहीं है, प्लांट कुछ समय बाद सूख जाएगा। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। अगर एनिमल्स में मान लीजिए उंगलियां किसी की कट गई हैं, एनिमल्स में किसी एनिमल्स का हाथ चला गया तो उसमें हाथ जाने से बॉडी के अन्य पार्टों पे ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी का अन्य पार्ट ग्रोथ करेगा। पर प्लांट्स में ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक रीजन है, वहाँ की जो सेल्स हैं अगर वो ग्रो कर रही हैं तब तो प्लांट में ग्रोथ दिखेगी, अगर वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं तब प्लांट में ग्रोथ नहीं दिखेगी। जैसे प्लांट के अगर रूट को काट दिया जाए तो ग्रोथ रुक जाएगी। पर ऐसा जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ नहीं है, हम लोगों के साथ, इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। अगर उंगलियां कट गई हैं तो उससे उंगलियों की ग्रोथ प्रभावित होती है, बॉडी ग्रो करेगी। देखिए क्या लिखा है, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। वही बात, जो प्लांट्स में ग्रोथ है एक सर्टेन रीजन में ही है, एक सर्टेन रीजन में, यानी कि उसकी जो जगह है स्पेसिफिक हो गई है, फिट हो गई कि इस जगह से जो कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। जैसे रूट को काट दो तो प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा। रूट में ग्रोथ है तब तो प्लांट है, रूट में ग्रोथ नहीं तो प्लांट नहीं है। द ग्रोथ इन प्लांट में ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन में बंद गई है। जैसे कि कुछ सेल्स जो होती हैं, अगर आप नए प्लांट को देखेंगे, नए अगर आम का प्लांट देखेंगे तो उसमें जो है कि ये जो ऊपर वाला रीजन दिखेगा इसमें आपको नई पत्ती आती हुई दिखेगी, छोटी सी नई पत्ती, फिर बाद में कुछ समय बाद बढ़ेगी, फिर ये प्लांट आगे बढ़ेगा, फिर ये ऊपर वाला रीजन जो है इसमें फिर और नई पत्ती आएगी। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे रीजन डिसाइड है, सबसे ऊपर डिवीज़न हो रहा है, सबसे नीचे डिवीज़न हो रहा है। यानी कि प्लांट्स में कुछ रीजन डिफाइंड है जहाँ पे डिवीज़न होता है, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं है। Another difference between animals and plants, the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain region. प्लांट में ग्रोथ है एक सर्टेन रीजन में, while this is not so animal. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन रीजन में ग्रोथ हो रही है। एक किसी रीजन वाली बात नहीं है। किसी जगह हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एनिमल्स में होती है ग्रोथ, यहाँ पे नहीं हो सकती, पर प्लांट में कह सकते हैं कि रूट में अगर ग्रोथ है तब तो प्लांट है, रूट में ग्रोथ नहीं है तो प्लांट नहीं है। और सबसे जो एपिकल वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसे एपिकल अभी आगे इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जो एपिकल वाला पार्ट होता है यानी कि सबसे ऊपर वाला प्लांट में, उसमें ग्रोथ होती है। रीजन पता चल सकता है प्लांट में, पर एनिमल में नहीं। देयर आर सम टिश्यू, कुछ टिश्यू होते हैं इन द प्लांट्स में दैट डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। जो पूरी, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे मिलेंगे जो कि पूरी लाइफ के दौरान डिवाइड होते ही रहेंगे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एक निश्चित उम्र के बाद जो है कि ग्रोथ रुक जाती है, फिर ग्रोथ जो है कि बढ़ने के लिए नहीं होगी, सेल डिवाइड करके ये नहीं कि अब बढ़ेगा, बस वो चीज़ों को फिर से रिपेयर करने के लिए ग्रोथ डिवीज़न होगा सेल में। जबकि प्लांट्स में ऐसा है कि उसमें कि कुछ सेल ऐसी होती हैं कि बढ़ोतरी तक, यानी जब तक प्लांट में लाइफ है तब तक डिवीज़न होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, जो कि पूरे लाइफ के दौरान डिवीज़न करते हैं। देयर टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, इसके टिश्यू जो है कि सर्टेन रीजन में लोकलाइज हो सकते हैं। लोकलाइज होने का मतलब कि फिक्स जगह पे पाए जाएंगे। मतलब मैं अभी बता दे रहा हूँ फिक्स जगह कौन कौन सी होगी। वो होती है सबसे ऊपर वाली एपिकल पोजीशन और रूट की जो टिप होती है, रूट टिप, ये दो पोजीशन होती है जहाँ पे ग्रोथ होता है प्लांट्स में।
localize certain region based on the dividing capacity of tissue. Various plant tissue can be classified on the हाँ। और देखिए हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि प्लांट में कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ की सेल डिवाइड करेगी, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ की सेल डिवाइड नहीं करेगी। डिवाइड करने वाली सेल का रीजन है, एक रूट टिप वाला रीजन है जो डिवाइड करेगा, और दूसरा जो है एपिकल मोस्ट है, जैसे सबसे ऊपर वाला जो है रीजन वहाँ पे डिवाइड होगा। यानी कि कुछ सेल ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, और उसी को बेसिस बना के जो कि प्लांट में जो है कि टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि कुछ रीजन डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल। देखिए वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासीफाई ऑन ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोइंग जो ग्रोथ कर रहा है, जो सेल ग्रोथ कर रही हैं और जो टिश्यू बनाई हैं मिलकर की, जिनका काम ग्रोथ करने का है, उन्हें कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि आपको ग्रो करना है थ्रू आउट। और परमानेंट टिश्यू होंगे जो ग्रोथ नहीं करेंगे। इस तरह जो है कि प्लांट टिश्यू दो भागों में बढ़ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग टिश्यू या फिर परमानेंट नॉन ग्रोइंग टिश्यू। सेल ग्रोथ एक है, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोस्ट यूनिफॉर्म। अगर एनिमल्स की ग्रोथ की बात करें, एनिमल्स में ग्रोथ में यूनिफॉर्म होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी रीजन में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नाक जीवन में बढ़ती रहती है और बाकी चीज़ नहीं बढ़ती हैं, हाथ बढ़ता रहता है, नहीं। एक निश्चित समय बाद सबकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। फिर उस समय जो सेल डिवाइड करती है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी तीसरी सेल डिवाइड करती है, वो बस चीज़ों को रिपेयर करने के लिए होती है। सो देयर इज़ नो सच डिमेरिकेशन इन द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। कह रहा है कि इस तरह हम जो है कि जैसे हमने प्लांट में कह दिया कि सबसे ऊपर वाला रीजन और रूट वाला रीजन डिवाइड करता है, पर एनिमल्स में हमें ऐसा कोई रीजन देखने को नहीं मिलेगा कि हम कह सकें कि ये, इसका मतलब होता है एलोकेशन। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि यहाँ पे हमें डिवाइडिंग है, यहाँ पे नहीं डिवाइड है, ऐसा एनिमल्स में नहीं मिलेगा। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant। अच्छा कहाँ गया एनिमल द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर हम देखें कि ऑर्गन, हम लोगों में ऑर्गन है, जैसे कि ऑर्गन होता है, जैसे कि लीवर एक ऑर्गन हो गया, और हार्ट एक ऑर्गन हो गया, लंग्स एक ऑर्गन हो गया। मन में रुकिए बनाते हैं, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे इसमें दिया है कि नहीं? इसमें नहीं दिया, मुझे बना के समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का अगर फिगर बना दें, ये हल्का हल्का मैच करेगा ह्यूमन से, नॉट ऑलमोस्ट होगा, देखते हैं। हाँ, अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हो गया आपका, फिर इधर लेके स्टमक वाला सिस्टम, ये आपका फिर इंटेस्टाइन हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है, हार्ट रहेगा यहाँ पे, हार्ट ले लीजिए इधर। अरे सॉरी, यहाँ पे मैं हार्ट बना रहा हूँ, ये लंग्स वाला एरिया है, ये लंग्स वाला हार्ट इसी के लंग्स के बीच में रहेगा, ये हार्ट है एच, ये लंग्स को एल से रिप्रेजेंट करिए, ये स्टमक है एस से, ये इंटेस्टाइन आई से रिप्रेजेंट करिए। हाँ, तो मैं कह रहा था पॉइंट कहाँ था, पॉइंट ऐसा था ना कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें जो है कि ऑर्गन यानी कि ये देखिए ये सब एक एक ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब, ये जो है मैं कहा हूँ कि ये लंग्स है। लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है कि जो है कि ऑक्सीजन जो हम लोग नाक से लेते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन को ब्लड के में आता है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू फिर सभी टिश्यू के पास जाता है, ये काम तो लंग्स का हो गया। और लंग्स एक ऑर्गन है, इसी तरह स्टमक भी एक ऑर्गन है जिसमें भोजन स्टोर रहता है, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह की रिएक्शनें चलती हैं। और हार्ट भी एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन होता है, हार्ट एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है कि ब्लड को पंप करना, बॉडी से ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। और ये तो हम आर्गन की बात कर रहे हैं। देखिए अब आर्गन जैसे कि एक आर्गन दूसरे आर्गन से मिलकर फिर या फिर 3 आर्गन का ग्रुप मिलकर जब किसी एक फंक्शन को करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम हो गया। पहले ऑर्गन था एक सिंगल ऑर्गन, फिर 2 आर्गन 3 आर्गन मिलकर जब किसी काम को या फिर फंक्शन को करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम हो गया। देखिए ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बन रहा है, ये देखिए ये तो हमारा लंग्स हो गया। लंग्स का काम जो ऑक्सीजन आएगी इसी में आती है। और इस ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए ये देखिए यहाँ पे जो पाइप होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं, हवा जिस रास्ते से आती है उसे ट्रैकिया कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के पास ये नॉस्ट्रिल होता है, नाक के थ्रू आएगा पहले, फिर उसके बाद फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स एक जगह है वहाँ पे, फेरिंग्स के बाद तब आता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद आता है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखिए ट्रैकिया मिली हम लोगों को, माउथ मिला, फिर नॉस्ट्रिल मिली और फेरिंग्स बीच में मिला। ये सभी जो चीज़ें अगर सिंगल देखें तो एक एक ऑर्गन है। और ये ऑर्गन जब मिल के किसी फंक्शन को करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। एक पूरा सिस्टम बन गया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि भोजन को पचाने वाला सिस्टम जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आएगा। देखिए डाइजेशन से रिलेटेड कितने ऑर्गन बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेशन से देखिए पहले हम लोगों की टंग है, उसे टेस्ट पता करना है टंग को, और टंग को सलाइवा का मिक्स करने का काम होता है। टीथ जो होता है दांत का जो काम है वो है कि उसे चबाने का काम होता है और स्वेलिंग निगलने का काम होगा। फिर उसके बाद स्टमक में आएगा, वहाँ पे भोजन स्टोर होगा, फिर उसके बाद पचेगा, फिर मूव करेगा इंटेस्टाइन में मूव करेगा, इधर इंटेस्टाइन में मूव करेगा। यानी कि ये सब काम एक तो नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए काम है और तब जाके अंत में किसी एक काम को परफॉर्म किया जाता है और उसे कहते हैं ऑर्गन का सिस्टम। एक ऑर्गन नहीं, 2 3 4 ठो मिलकर जब किसी काम को कर रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। किस पॉइंट के लिए हम वहाँ तक गए हैं, यहाँ पे द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल। कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर रहे हैं उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर गया है, बहुत अच्छा हो गया है। देन इवन इन द वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करें तो उनमें उतना विकसित नहीं हुआ है, जबकि उसमें वो सबसे प्लांट की कैटेगरी में सबसे ऊपर वो है, पर उसमें उतना विकसित नहीं हुआ जितना विकसित हो गया एनिमल वाले में। दिस फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस। ये देखिए यहाँ तक हो गया। दिस फंडामेंटल डिफरेंस, ये जो मूलभूत डिफरेंस है, रिफ्लेक्ट इन द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हम लोगों को, ये जो मेजर डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंसेस हैं कि टिश्यू अलग अलग है। जैसे कि क्या डिफरेंसेस अभी तक मिला, अभी तक हम लोगों को ये मिला देखने को कि प्लांट में जो है कि एक रूट में कुछ सेल्स की ग्रुप होंगी, टिश्यू की ग्रुप होंगी जो, और जो सबसे प्लांट में सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा जिसे एपिकल कहते हैं, वो डिवाइड करेगा, जिसे प्लांट में डिवीज़न दिखेगा। और प्लांट में डेड सेल्स होंगी जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी।
सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और एनिमल्स में जो है कि उन्हें हमेशा चलना पड़ता है, उनमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। ये सब टिश्यू लेवल पे जाके एक तरह से डिफरेंसेस ही हैं, एक तरह से डिफरेंस है एनिमल और प्लांट में। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो दो एनिमल और प्लांट के दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि इनकी लाइफ ही ऐसी है, इनका तरीका ही ऐसे है। प्लांट ने डिसाइड किया कि मैं अपनी जगह रहकर भोजन बनाता हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ऊपर जाने के लिए, काफ़ी लंबा रहूँगा तो ऊपर जाने के लिए सपोर्ट वाला कुछ सिस्टम चाहिए, यानी कि उसकी लाइफ ही एडॉप्टेशन ही उसका रहा है ऐसा। जबकि एनिमल्स को दूर तक जाना होता है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। एनिमल्स में ऐसा सिस्टम है, क्योंकि ऐसा द फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यू। ये जो डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यू किए हैं, एक्वायर किए हैं, उसी कारण हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलर इन डिफरेंस इन फीडिंग मेथड, जो पर्टिकुलर मेनली उनके जो फीडिंग मेथड है उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसा है। यानी कि फीडिंग मेथड क्या है? एनिमल अपना भोजन जाके दूर खाता है और प्लांट अपना प्रिपेयर कर रहा है, इसी कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि अलग अलग टिश्यू बन रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेहनत चल रही है। आल्सो दे आर डिफरेंट अडॉप्टेड फॉर द सेडेंटरी एग्जिस्टेंस फॉर वन हैंड प्लांट जो है कि एक जगह रह रहा है, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट्स एंड द एक्टिव लोकोमोशन इन अदर एनिमल्स। और एनिमल्स जो है कि एक्टिव लोकोमोशन है, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। इट इज़ with the reference to this complex animal and plants body that we will now take the concept of the tissue in some detail। कह रहा है कि ये सब पढ़ने के बाद ये कह रहा है कि अब हम जो है कि टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है आगे है प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में देखना है, और एनिमल टिश्यू के बारे में मुझे लग रहा है आगे मिलेगा। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में पहला जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? ऊपर जो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू कहा है। मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग, दूसरा नाम ही ग्रोइंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होंगे जिसका काम है डिवीज़न करना। प्लांट में डिवीज़न करने वाले टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। ये एक्टिविटी करने का, ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है ना, ये जो ओनियन है, ओनियन को रखिए पानी में और देखेंगे तो कुछ समय बाद इसमें वो आने लगेगा, वो इसकी जो रूट होगी बड़ी होगी और इसमें इसके जो बर्ड होंगे ये आगे पौधे का रूप लेने लगेगा। और कह रहा है कि ऐसा करिए, कुछ समय बाद ये इसे काट दीजिए, इसकी जो रूट है उसे काट दीजिए, फिर देखिए फिर क्या होगा। फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा और ओनियन कुछ समय बाद सड़ जाएगी। यानी कि रूट अगर है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ रूट है तब तो ग्रोथ हो रहा है प्लांट में, रूट नहीं है तो प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है। यानी कि ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक रीजन होता है प्लांट में। टेक 2, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बोल दिया हूँ। टेक 2 ग्लासेस जार एंड फिल देम विद द वाटर से फिल करिए। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब एंड प्लेस वन ऑन ईच जार as shown in the figure। observe the growth of root in both the bulb for few days। measure the length of root day 1 to 3। measure करिए। on the fourth day cut the root tip of onion की रूट टिप को काट दीजिए। bulb in jar 2 by 1 centimeter। after the observe the growth of the root in the both the jar and measure the length of each day 5 more day। record the observation in table like that। ठीक है, देखिए इसका मतलब कह रहा है ना
कि प्लांट में ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, स्पेसिफिक जगह होती है, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तब तो प्लांट में ग्रोथ दिखेगी। देखिए हम देखिए जो काटे हैं वो देखिए एकदम यहाँ से नहीं काटे हैं कि यहीं से उड़ा दिए हैं, यहाँ से थोड़ा टिप पे काटिएगा, यानी कि ये रीजन है अगर ओनियन में तब तो ग्रो करेगा, अगर ये रीजन नहीं है तो ग्रोथ नहीं करेगा। यानी कि एक रीजन हो गया है, कह रहा है कि 5वें दिन आप करिए कि ऐसा कि इसके नीचे से काट दीजिए। अब देखिए क्या ये रूट ग्रो कर रही है, रूट भी नीचे नहीं आएगी, ये स्पेसिफिक रीजन एकदम नीचे वाला उसे कहते हैं रूट टिप का रीजन। इसे पता नहीं दिया है कि नहीं, उसे कहते हैं रूट टिप का रीजन। अगर रूट टिप का है रीजन तो रूट ग्रो करेगी, रूट टिप नहीं है तो रूट ग्रो नहीं करेगी। एक्टिविटी करने के बाद यही पता चलेगा। आगे क्या है, आगे देखते हैं अपना सिस्टम क्या चलता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, वही बात कितनी बार लिखा है भाई। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन रीजन, प्लांट्स में ग्रोथ है, देखिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, प्लांट में जो ग्रोथ है स्पेसिफिक रीजन में होता है, और अगर वो रीजन नहीं है प्लांट में तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि प्लांट के अगर वो रीजन होता है सबसे नीचे वाला एक रीजन होता है, और एक रीजन होता है सबसे ऊपर वाला। सबसे नीचे वाला जो रीजन होता है उसे कहते हैं रूट टिप। इसमें मुझे नहीं पता है दिया या नहीं, पर उसे रूट टिप कहते हैं। और जो एपिकल सबसे ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं एपिकल। आगे शब्द जोड़ देंगे मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक माने मेरिस्टेम माने डिवाइडिंग टिश्यू या फिर डिवाइड करने वाला। फिर से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, प्लांट्स में ग्रोथ जो है कि सर्टेन और स्पेसिफिक रीजन में होता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यू है, क्योंकि वहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू है, उस रीजन में डिवाइडिंग टिश्यू है, इसलिए उस रीजन में ग्रोथ होती है। आल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ग्रोइंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। लोकलाइज एज दिस एट ओनली एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसी जगह है इसलिए वो जगह ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो रही है अन्य जगहों पे। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए भाई एक बार फिर से, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे हल्का दिया है, इससे मैं समझा ले जाऊँगा। ये देखिए प्लांट है, एक प्लांट है, थोड़ा सा भी बढ़ना चालू किया, उसका जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है ना सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, यहाँ पे जो सेल्स होंगी उसे कहते हैं, वो डिवाइडिंग सेल होंगी। यानी कि ये लगातार डिवाइड करेंगी और जो है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इनका काम है डिवाइड करेंगी और ऊपर बढ़ता जाएगा। और इस एरिया की टिश्यू कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल माने सबसे ऊपर वाला, मेरिस्टेम माने डिवाइड करने वाला, तो यहाँ को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसी तरह जो है कि प्लांट की जो सबसे लैटरल साइड दूर में होता है, लैटरल किनारे वाली जो सेल होती है, ऐसे मोटाई में जो किनारे वाली सेल होती है, वो उसके डिवाइड करने से जो है कि लैटरली प्लांट जो है कि ग्रो करता है, चौड़ाई में बढ़ता है, उसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल पार्ट पे, वहाँ देखिए लैटरल पार्ट पे डिवाइडिंग सेल है जिससे प्लांट चौड़ाई में ग्रोथ करता है, और एपिकल पार्ट में डिवाइडिंग सेल है जिससे प्लांट जो है कि ऊपर की तरफ लंबाई में ग्रोथ करता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और देखिए ये देखिए, अगर गन्ना आप लोगों ने देखा होगा ना गन्ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे बीच में नोड होता है। यहाँ पे एक छोटी सी जगह छुटी रहेगी और यहाँ पे छोटा यहाँ पे देखेंगे तो उभार रहता है, वहाँ पे कुछ डिवाइडिंग सेल है। और यहाँ पे ये देखेंगे ऐसे यहाँ पे ये इसे कहते हैं नोड। और यहाँ पे भी कुछ सेल्स होती हैं, डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई जानवर खा गया गन्ना, तो ये नहीं कि अब यहाँ से किसका गन्ना खेले खत्म, तब यहाँ से फिर से डिवीज़न चालू होगा और फिर से एक ऐसा ही गन्ना और बड़ा होता जाएगा। और इसके कारण उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे कुछ सेल होती हैं जो इसे मान लीजिए नुकसान हो गया तब के लिए रखा गया, और उससे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहाँ थे हम लोग,
डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, वो कहाँ पे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि डिवाइड करने वाले टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासीफाई एज एपिकल मेरिस्टेम जिससे लंबाई में बढ़ोतरी होगी, लैटरल मेरिस्टेम जिससे मोटाई में बढ़ोतरी होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जिससे बाई चांस एक्सीडेंट से अगर कोई जानवर खा लिया हो तो उसकी फिर से ग्रोथ होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। न्यू सेल प्रोड्यूस बाई मेरिस्टेम, नई सेल वहाँ पे प्रोड्यूस होगी एंड इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टेम। हाँ ये देखिए, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं समझा दूंगा, मुझे पता है। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम, नई सेल जो है कि इस मेरिस्टेम से निकलेगी, यहाँ पे मेरिस्टेम जो है यहाँ से नई सेल निकलेगी। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम एंड इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टेम, और शुरू में जो है कि वो मेरिस्टेम की सेल की तरह जिससे बनी उसी की तरह दिखती रहेगी। बट एज दे ग्रो, लेकिन कुछ समय बाद जब प्लांट ग्रो करेगा एंड मैच्योर करेगा, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, कुछ समय बाद चेंज होने लगेंगे एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कम्पेयर टू अदर टिश्यू, और अदर टिश्यूज़ कंपेयर की जाए तो वो डिफरेंट दिखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ की हम सेल की बात करें तो यहाँ पे एक सेल है, इसमें जब डिवीज़न होगा तो ऐसे दो सेल बनेगी, फिर इस सेल में डिवीज़न हो रहा है, फिर ऐसे सेल बन रही है, यानी कि सेल में डिवीज़न से सेल की संख्या जो है बढ़ रही है। तो इनिशियली शुरू में ये वाला मेरिस्टेम जो बना है और ये वाला मेरिस्टेम सेम लगेगा, यानी कि जब शुरुआती कंडीशन रहेगी तो कुछ दिनों तक तो ये मेरिस्टेम एक दूसरे के भाई भाई लगेंगे, पर जैसे जैसे समय बदलेगा यानी कि टाइम और बदलेगा तो ये देखिए यहाँ पे जब सेल हो जाएगी तो पेड़ और बड़ा हो जाएगा, सेल हो जाएगी तो पेड़ और बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा होते होते ये वाला मेरिस्टेम वाली सेल यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इसका काम है एपिकल मेरिस्टेम का काम सबसे ऊपर रहेगी और डिवाइड करेगी और पेड़ की लंबाई बढ़ाएगी। तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड करके यहाँ पे जो छोटी है, यहाँ पे जो सेल डिवाइड करके शुरुआत में तो ये इसकी तरह दिखेगी, पर कुछ समय बाद ये अपना रूप बदल लेगी और स्पेशलाइट हो जाएगी, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं उसे, कहते हैं सेल का डिफ्रेंशिएशन हो गया है स्लोली कुछ समय बाद। एक बार फिर पढ़ लीजिए, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेम, नई सेल जब प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम से, आर इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टेम इटसेल्फ, शुरू में तो मेरिस्टेम की से बनी है तो मेरिस्टेम की तरह लगती है, बट एज दे ग्रो, लेकिन जब आगे समय पास होता है, जब ग्रो होती है एंड द मैच्योर, मतलब कि कुछ समय बाद जब मैच्योर होता है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, उसका जो कैरेक्टर होता है धीरे धीरे बदलता रहता है, एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, वो इतना अलग हो जाता है एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ की जो सेल पहले थी, मतलब कि एकदम डिफरेंसेस हो जाता है, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है, और उसे कहते हैं कि ये इसकी तरह, ये जो शुरू में मेरिस्टेम बनी थी इससे अब इसकी तरह नहीं दिख रही है, अब इस सेल में हो गया डिफरेंसेस, उसे कहते हैं सेल का डिफ्रेंशिएशन हो गया है, सेल का रूप ही बदल गया है, सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं उसे। आगे का जो है कि आगे वाले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा भाई। थैंक यू, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।